नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। संसद समाचार में आपको बताएंगे लोकसभा और राज्यसभा में सदन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। शुरुआत करते हैं लोकसभा के साथ। लोकसभा में आज बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के व्यवधान के कारण, जैसा कि पिछले कई दिनों की तरह आज भी मंगलवार को भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। प्रश्नकाल बाधित रहा तो शून्यकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि विपक्ष की नारेबाजी के बीच ही सदन ने गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को ध्वनि मत से मंजूरी दी। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले सुबह 11:25 पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और फिर 2:15 पर बुधवार को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस और उसके कई सहयोगी दलों के सदस्यों ने एसआईआर पर चर्चा की मांग करते हुए पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी सदन में नारेबाजी की। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत बीते 21 जुलाई को हुई थी और निचले सदन में केवल 2 दिन बीते 29 और 30 जुलाई को प्रश्नकाल हो पाया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को सदन में नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो संसद की गरिमा को गिरा रहे हैं तथा देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 पूर्व सदस्यों शिबू सोरेन, तिलकधारी प्रसाद सिंह और रामरती बिंद के निधन के बारे में लोकसभा में सदन को सूचित किया और उनके राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त विवरण दिया। इसके बाद सभा ने कुछ देर मौन रखा। तीनों दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी दलों के सदस्य एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करने लगे। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। व्यवधान के बीच ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कुछ सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि विपक्ष के सदस्य योजनाबद्ध तरीके से सदन में गतिरोध पैदा कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, तभी विपक्षी दलों के सदस्य एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। विपक्ष सदन में बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर विशेष चर्चा की मांग कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से कहा कि आप सदन को नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं। मैंने प्रयास किया कि सदन चले, लेकिन कई बार आग्रह करने के बावजूद आप संसद की गरिमा और मर्यादा को गिरा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सदस्य होने के बावजूद आपका व्यवहार और आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उनका कहना था कि सदस्यों के अपनी सीट पर बैठने के बाद ही सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से सदन स्थगित कराना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। हंगामा नहीं थमने पर लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11:25 पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे पुनः शुरू हुई तो पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक कागज प्रस्तुत कराए। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को चर्चा और पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया। इसमें गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। सदन में कुछ मिनट के अंदर ही कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए शोर शराबे के बीच ही विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक पर पिछले साल दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र में चर्चा हुई थी। एसआईआर के मुद्दे पर लोकसभा की बैठक सुबह एक बार स्थगित होने के बाद 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति संध्या राय ने विधेयक को पारित कराने के लिए प्रस्तुत करने के लिए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम पुकारा। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक पर पहले सदन में चर्चा हो चुकी है और यह इसलिए आवश्यक है कि अनुच्छेद 332 में प्रावधान है कि राज्य में यदि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है लेकिन विधानसभा में इस समुदाय के लिए सीट आरक्षित नहीं है तो वहां
एसटी के लिए सीट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोवा विधानसभा में 40 सीट में अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट आरक्षित है, लेकिन एसटी की एक भी सीट नहीं है और इसलिए यह समुदाय राज्य विधानसभा में आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस लिहाज से गोवा में एसटी के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सीटें पुनः समायोजित करने के उद्देश्य से कानून बनाना जरूरी है। इसके बाद सभा ने व्यवधान के बीच ही कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार 2 दशक पहले गोवा में परिसीमन हुआ था और उस वक्त राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी 566 थी। उन्होंने कहा कि गोवा में एक विधेयक पारित किया गया जिसमें 3 नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया, जिसके बाद एसटी की आबादी बढ़ गई। उनका कहना था कि अब गोवा में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या करीब 1.5 लाख हो गई है और ऐसे में सीटों के पुनः समायोजन की जरूरत पड़ी है। व्यवधान में कुछ ही मिनट के अंदर विधेयक पारित होने के बाद सदन की बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 11 वर्षों में किसानों के खातों में 43.87 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उर्वरक पर सब्सिडी और उपज की खरीद पर सरकार द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा दिया। प्रश्नकाल के दौरान एसआईआर के मुद्दे पर व्यवधान कर रहे विपक्षी सदस्यों को निशाने पर लेते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुझे सवालों का जवाब देने नहीं दे रहा है, किसानों और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी को रोकने का प्रयास कर रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में किसानों की आय दुगुनी करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, नुकसान की भरपाई और कई अन्य उपाय किए गए हैं। लाखों किसानों की आय दोगुनी से ज्यादा हुई है। उन्होंने सदन को बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए। फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक डाले गए। उर्वरक सब्सिडी पर 14.06 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, उनका कहना था कि विपक्ष में दम है तो सुन ले कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में किसानों के खातों में 43.87 लाख करोड़ रुपए डालकर उनकी जिंदगी बदली है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि एक प्रधानमंत्री होते थे जिन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो लोगों के खाते में 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 रुपया भी भेजते हैं तो 1 रुपया ही किसानों के खाते में पहुंचता है। लोकसभा ने मंगलवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी, जिनका सोमवार को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिबू सोरेन और 2 अन्य पूर्व सदस्यों, जैसा कि हमने आपको बताया, तिलकधारी प्रसाद सिंह और रामरतीबेन के निधन के बारे में सूचित किया और उनके राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त विवरण दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सोरेन ने सामाजिक न्याय और जनजाति समुदाय के विकास और कल्याण के लिए आजीवन संघर्ष किया तथा झारखंड राज्य के गठन में उनकी उल्लेखनीय भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा। इसके बाद लोकसभा में कुछ देर मौन रखा गया। तीनों दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। सोरेन 7वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे, जबकि तिलकधारी प्रसाद सिंह 8वीं और 13वीं और रामरतीबेन 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। तो ये थी लोकसभा में मंगलवार को यानी कि आज के दिन की कार्यवाही से जुड़ी हुई जानकारी। और अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज क्या कुछ खास हुआ। राज्यसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त से 6 माह के लिए बढ़ाने से संबंधित सरकार के सांविधिक प्रस्ताव को आज विपक्ष के हंगामे के बीच ही
ध्वनि मत से मंजूरी दे दी, जिससे इस पर संसद की मुहर लग गई। लोकसभा ने इस प्रस्ताव को पिछले सप्ताह मंजूरी दे दी थी। राज्यसभा में इस संकल्प के पारित होने के साथ ही विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वापस लेने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने आज सुबह भी सदन में जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। 2 बजे जब सदन पुनः समवेत हुआ तो विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट आकर मतदाता सूची के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर एक बार फिर से व्यवधान शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को वित्त मंत्रालय से संबंधित प्रस्ताव पेश करने को कहा। पंकज चौधरी ने शोर शराबे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त विधेयक 2025 में सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची में किए गए संशोधनों के अनुरूप इसकी दूसरी अनुसूची में संशोधन के लिए 30 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना संख्या 27/2025 के अनुमोदन का प्रस्ताव रखा। सदन ने व्यवधान के बीच ही इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से अनुमोदित कर दिया। इसके बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने व्यवधान के बीच ही मणिपुर में 13 अगस्त को समाप्त हो रही राष्ट्रपति शासन की समय सीमा को 6 माह के लिए बढ़ाने का सांविधिक प्रस्ताव रखा। उपसभापति ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के सांविधिक प्रस्ताव के महत्व पर जोर देते हुए इसे पारित कराने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि यह संकल्प एक अध्यादेश के संबंध में है, जिसकी एक समय सीमा है। प्रस्ताव पर व्यवधान के बीच ही संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि गत 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मणिपुर में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। राष्ट्रपति शासन के दौरान केवल एक व्यक्ति की हिंसा में मौत हुई। पिछले कई महीनों से वहां स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे से राज्य में तेज विकास हुआ है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि मणिपुर की स्थिति आरक्षण के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के एक निर्णय के चलते बिगड़ी। उस निर्णय के बाद वहां 2 जातीय समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। उनके संक्षिप्त उत्तर के बाद सदन ने ध्वनि मत से प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संकल्प पर संक्षिप्त चर्चा में वाईएसआर कांग्रेस के सुभाष चंद्र पिल्ली, बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान ने अपनी बातें रखी, लेकिन उनकी आवाज व्यवधान में दब गई। उपसभापति ने इस दौरान विपक्ष के कई सदस्यों के नाम बुलाए, लेकिन वो विषय को छोड़कर मतदाता सूची के मुद्दे पर बोलना चाह रहे थे, लेकिन सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। इससे पहले उपसभापति हरिवंश ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जरूरी विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद सदस्यों को बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के 34 नोटिस मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी नोटिस नियमों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने सदन को बताया कि सदन में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विगत 1 अगस्त को उन्हें एक पत्र लिखकर आसन के निकट सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती पर आपत्ति जताई। इस पर विपक्ष के सदस्यों ने अपनी जगह से उठकर शोर शराबा शुरू कर दिया। उपसभापति ने हंगामे के बीच ही कहा कि यह अनुचित है कि नेता विपक्ष ने अपना पत्र सभी मर्यादाओं को भुलाकर मीडिया को भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि वो विपक्ष के सदस्य आसन की अपील के बावजूद बार बार नियमों का उल्लंघन कर कार्यवाही को बाधित करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आसन के निकट के स्थान की एक मर्यादा है, लेकिन विपक्षी सदस्य उसका उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आसन के निकट केवल मार्शलों को ही तैनात किया गया है और इन्हें आसन के निकट तैनात करने की बहुत पुरानी परंपरा है। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सुरक्षाकर्मी बिना किसी का नुकसान पहुंचाए अपना कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि इस सत्र में अब तक सदन में 41 घंटे से अधिक का समय बर्बाद किया जा चुका है। सदन को चलाना पक्ष और विपक्ष की सामूहिक जिम्मेदारी है। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती का विरोध करने के लिए विपक्षी पार्टियों की ओर से पत्र लिखा था, क्योंकि यह सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि संसद का स्टाफ यहां सुरक्षा के लिए सशक्त है, आप पुलिस को यहां क्यों बुला रहे हैं। इस पर उपसभापति ने दोहराया कि नेता विपक्ष को सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए। आसन की सुरक्षा संसदीय सुरक्षा विभाग के लोग ही कर रहे हैं, यहां केवल मार्शल तैनात किए जाते हैं। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नेता विपक्ष की सदन में पुलिस और मिलिट्री लाने की बात का विरोध करते हुए कहा कि वो सदन को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल से मीडिया में
सदन में पुलिस की तैनाती की बात दोहराई जा रही है। उन्होंने कहा कि ये गलत है, सदन में केवल मार्शल ही आ सकते हैं। नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। उपसभापति ने जो व्यवस्था दी है उसकी सदन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि कार्यवाही को बाधित करना अलोकतांत्रिक और नियमों के खिलाफ है। जेपी नड्डा ने नेता विपक्ष द्वारा व्यवधान को लोकतंत्र का हिस्सा बताए जाने पर कहा कि यह सही नहीं है, यह निरंकुशता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को तकलीफ इस बात की है कि अनुशासनहीनता पर रोक क्यों लगाई जा रही है। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सदस्यों ने नियम 267 को सदन की कार्यवाही स्थगित कराने का माध्यम बना लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ नोटिस हर रोज दिए जा रहे हैं और ज्यादातर नोटिस से संबंधित नियम का हवाला नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि कुछ नोटिस में प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया जाता, ये नियमों के अनुरूप नहीं होते। उन्होंने कहा कि कुछ नोटिस ऐसे विषय पर दे दिए जाते हैं जो राज्यों के होते हैं और उन्हें सदन में नहीं उठाया जा सकता। कई बार सदस्य स्वयं नहीं जानते कि वो किस नियम की तरह कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे रहे हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की विपक्ष की मांग को अनुचित बताते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के कार्य पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती क्योंकि यह संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है। उन्होंने कहा कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में भी विचाराधीन है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस वितरण और सब्सिडी हस्तांतरण को कुशल, पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि ये पहल डीबीटीएल योजना, आधारित सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और अयोग्य या नकली कनेक्शंस को हटाने जैसी पहलों के कार्यान्वयन से लक्षित सब्सिडी हस्तांतरण प्रणाली काफी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि दुरुपयोग रोकने के लिए 4 करोड़ से अधिक नकली एलपीजी कनेक्शन निष्क्रिय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता सशक्तिकरण की और सेवा पारदर्शिता में सुधार के लिए देश भर के सभी एलपीजी वितरकों में IVRS और SMS रिफिल बुकिंग प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को रिफिल बुकिंग, कैश मेमो और रिफिल डिलीवरी के लिए SMS के माध्यम से सूचनाएं दी जाती हैं। इससे वो अपने लेन देन को ट्रैक कर सकते हैं और गलत या न मिलने की स्थिति में रिपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि तेल विपणन कंपनियों ने डिलीवरी ऑथेंटिफिकेशन कोड यानी कि DAC नंबर शुरू किया है, जो कैश मेमो बनाने के समय उपभोक्ता को SMS के माध्यम से भेजा जाता है। इसे डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मियों के साथ साझा करना आवश्यक होता है, जिससे प्रमाणीकरण सुनिश्चित होता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के जवाब में बताया कि सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के साथ कर राजस्व साझा करती है। उन्होंने कहा कि कर राजस्व वित्त वर्ष 2020-21 में 5,95,000 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 12,87,000 करोड़ हो गया। उन्होंने बताया कि एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार कम मूल्य के नोटों को प्राथमिकता नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि किसी विशेष मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की छपाई का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से लिया जाता है ताकि जनता के लेन देन संबंधी मांग को सुविधाजनक बनाने के लिए वांछित मूल्य वर्ग मिश्रण बनाए रखा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का 500 रुपए के नोटों की आपूर्ति बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और ATM से 100, 200 और 500 रुपए के नोट जारी किए जाते रहेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि ऑनलाइन सहित किसी भी फार्मेसी से नकली, मिलावटी और मानक गुणवत्ता के अनुरूप न होने वाली दवाओं का निर्माण, बिक्री और वितरण दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि ई-फार्मेसियों द्वारा उचित नुस्खे के बिना दवाओं की बिक्री के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जब भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो गुण दोष के आधार पर मामले को संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा ने आज पूर्व सदस्य प्रवीण नाइक को श्रद्धांजलि भी दी। उपसभापति हरिवंश ने सुबह कार्यवाही शुरू करने से पहले सदस्यों को उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नाइक का गत 24 जुलाई को निधन हो गया। वो 2010 से लेकर 2011 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उच्च सदन में गुजरात का प्रतिनिधित्व किया। उनके निधन से देश ने एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता और सांसद खो दिया। सदस्यों ने दिवंगत नेता के सम्मान में मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। तो ये राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई जानकारी हमने आपको बताई। तो संसद समाचार में अभी के लिए इतना ही।